वेलकम टू लाइव क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोग देखे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी संसाधन एवं उपयोग चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और ये प्रश्न उत्तर नहीं है बल्कि एक टॉपिक्स क्लियर किए जा रहे हैं इसके माध्यम से। तो हमने उससे 5 क्वेश्चंस को रीड करा था, नहीं 5 टॉपिक्स को पढ़ा था। आइए हम लोग छठा के टॉपिक्स पढ़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन है हमारा कि शक्ति क्वेश्चन है कि शक्ति संसाधनों के संरक्षण हेतु कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। आप इसमें कैसे मदद पहुंचा सकते हैं, यानी कि शक्ति संसाधन के संरक्षण हेतु यानी कि बचाव हेतु आप क्या क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर है शक्ति संसाधन के संरक्षण के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। अब कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। पहला है नंबर 1 कि ऊर्जा के उपयोग में कहता है कि मितव्ययिकता, ऊर्जा का उचित एवं आदर्शतम उपयोग होने से ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं होता। यानी कि ऊर्जा की हमें जितना आवश्यकता हो उतना ही प्रयोग करें, ज़्यादा हम लोग उसका दुरुपयोग ना करें, जिससे क्या होगा, सही रहेगा। नेक्स्ट कहता है दूसरा, इसी का टॉपिक 2 आंसर है कि ऊर्जा के नवीन क्षेत्रों की खोज। जैसे कि जिस ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं तो ऊर्जा समाप्त भी हो सकते हैं आने वाले समय में। तो कहता है हमें उन ऊर्जा के वैकल्पिक व्यवस्था करने की आवश्यकता है। कहता है ऊर्जा संकट का समाधान नवीन ऊर्जा स्रोत में निहित होते हैं। यानी कि ऊर्जा का जो समाधान है वो नवीन ऊर्जा स्रोत में निहित होते हैं, उसमें समाहित होते हैं। इसके लिए सुदूर एवं कहता है संवेदी प्रणाली का भी प्रयोग हो रहा है। इसके लिए अच्छे टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो ऊर्जा के नवीन वैकल्पिक साधनों का उपयोग जो संसाधन समाप्त होने वाले हैं, जिनकी पुनरावृत्ति संभव नहीं है। यानी कि कहता है कि नए वैकल्पिक साधनों का उपयोग, कहता है कि जो ऊर्जा समाप्त होने वाले हैं वो जल्द से पुनरावृत्ति यानी जल्दी से वो फुलफिल नहीं हो सकते, उस संसाधनों का कहता है कि वह उन संसाधनों की जगह पर वैकल्पिक संसाधन ढूंढे। उन संसाधनों को संरक्षित करना चाहिए। कहता है बदले में ऐसे स्रोत जो न समाप्त होने वाला है, ऐसे वैकल्पिक साधनों का प्रयोग किए जाए, जैसे जल विद्युत, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि। ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी कहे जाते हैं। ये सब कैसे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। जैसे अभी जिस हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे प्रकार से बनते हैं। तो इसमें कोयला का भी प्रयोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा कोयला वाला विद्युत का हम लोग अधिकतर यूज करते हैं। तो कहता है कि अगर हम कोयला कैसा है और नवीकरणीय संसाधन है, कोयला के उपयोग न करके हम लोग सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा से अगर हम लोग जो विद्युत प्राप्त करने लगेंगे तो ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे और ये समाप्त भी नहीं होंगे। अगला कहता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्यों आवश्यकता है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसलिए आवश्यकता है कि बहुत सारे देशों के पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है, उनके पास वो कुछ चीज़ें होती हैं लेकिन उनका वो उपयोग नहीं कर पाते हैं टेक्नोलॉजी के कारण या सही नॉलेज के कारण। तो ऐसे स्थिति में एक दूसरे के साथ हमें नॉलेज शेयर करके, टेक्नोलॉजी शेयर करके हम क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ावा दे सकते हैं। कहता है कि ऊर्जा संकट एक वैश्विक समस्या है। ऊर्जा संकट क्या है, एक वैश्विक समस्या है जिसे विश्व के देशों को आपसी मतभेद भुलाकर सहयोग एवं समाधान करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सहयोग एवं समाधान करना चाहिए। आज यूएनओ, ओपेक, WTO, G8 जैसे देश इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। ये सब एक संगठन है, देशों का क्या है, संगठन है, जो कहता है कि ऊर्जा के बचाव एवं वैकल्पिक स्तरों पे रिसर्च करती है, इनके बारे में बताती है, इन पे कार्य करती है। इनके लिए अभी हम जस्ट बात करेंगे। ऊर्जा का उपयोग हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से करके एवं बेवजह उसका उपयोग न करके शक्ति के संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। तो कहता है ऊर्जा का हम उतना उपयोग करें जितना हमें आवश्यकता हो। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा
की वजह बिना काम के ही लोग क्या करते रहते हैं, फैन चला देते हैं, कोई भी चीज़ों का उपयोग करते रहते हैं। तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए और हमें उससे जितना ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संसाधन के नियोजन से आप क्या समझते हैं? संसाधन के नियोजन से आप क्या समझते हैं? कहता है इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालें। इसके आंसर दिए गए हैं कि संसार में संसाधनों का वितरण असमान रूप से फैला हुआ है। किसी क्षेत्र में यह आवश्यकता से अधिक है तो किसी क्षेत्र में आवश्यकता से कम मात्रा में है पाई जाती है। भारत में यह क्षेत्रीय विविधता और भी अधिक है। ठीक है, पूरे देश के विकास के लिए संसाधनों का नियोजन आवश्यक है। मानव की अपने भौतिकवादी जीवन की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है और उनकी आपूर्ति में संसाधनों का अत्यधिक शोषण करता जा रहा है। ज़रा इस पर हम लोग बात करते हैं। भारत में जो है बहुत सारी विविधताएं हैं और कहता है कि धरती वाला विविधता भी बहुत ज़्यादा है, भूमि वाला विविधता देखेंगे आप, कहीं पे पहाड़ी बहुत ज़्यादा है, कहीं पे पठार ज़्यादा है, कहीं पे समतल भूमि है, सभी जगह एक समान नहीं है। तो हम लोग आपस में एक दूसरे के सहयोग करके अपने जीवन को यापन करते हैं। जिस क्षेत्र में पठारी क्षेत्र है वहाँ पे से खनिज निकाले जाते हैं और वो खनिज पूरे देश में उपयोग किए जाते हैं। कहता है कि हम भौतिक आवश्यकताओं यानी कि हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। उन चीज़ों की उपयोग के लिए हमें क्या करती है, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम लोग संसाधनों का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। कहता है जिससे अनेक संसाधन समाप्ति के कगार पर है। हम लोग संसाधन को ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, जिससे संसाधन क्या है, समाप्ति के कगार पर है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। जिससे क्या हो रहा है? प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। यदि संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। कहता है कि यह अगर संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व क्या हो जाएगा? खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता है और भी बढ़ जाती है। इसलिए हमें संसाधन नियोजन करना चाहिए और संसाधन नियोजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। और कहता है कि संसाधन नियोजन अगर हम नहीं करते हैं सही तरीके से तो ये आने वाले समय में मानव जीवन के लिए क्या हो जाएगा? खतरा हो जाएगा। कहता है कि संसाधन नियोजन की कुछ प्रक्रियाएं निम्नलिखित है। कौन कौन सी प्रक्रिया है, आइए हम जरा उसको जानते हैं। तो पहला है हमारा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले संसाधनों की पहचान करना, संसाधन की मात्रा एवं गुणवत्ता स्तर का निर्धारण करना। फिर कहता है विकास की योजना को चरणबद्ध रूप से तैयार करना। फिर कहता है कि समुचित विकास के लिए उचित तकनीक अपनाना, मजदूरों को प्रशिक्षित करना और सही तकनीक का ज्ञान देना। राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं का निर्धारण करना जिससे देश की आर्थिक समृद्धि हो और नागरिकों का कल्याण हो सके। इन सभी तरीकों से हम क्या कर सकते हैं? संसाधनों को बचा सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा संसाधन के महत्व पर प्रकाश डालें। क्या करें? ऊर्जा संसाधन के महत्व पर प्रकाश डालें। आइए, कहता है शक्ति के साधन को ऊर्जा संसाधन भी कहा जाता है। शक्ति के साधन को क्या कहा जाता है? ऊर्जा संसाधन भी कहा जाता है। ऊर्जा आधुनिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। ऊर्जा क्या है? आधुनिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। आर्थिक क्रियाओं के लिए अनिवार्य हो गई है। आर्थिक क्रिया मतलब हम किसी भी कार्य को करते हैं उसमें क्या है? ऊर्जा आवश्यकता है, यानी कि लाइन की आवश्यकता है। मतलब किसी भी देश के औद्योगिक, कृषि, यातायात के विकास के लिए ऊर्जा अर्थ शक्ति की साधनों की आवश्यकता होती है। यानी कि सभी में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं सड़क पे जो गाड़ियाँ चलती है उसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कहता है शक्ति साधन ही आधुनिक युग में आधार माना जाता है। क्या माना जाता है? आधार माना जाता है। आर्थिक विकास का सूचक होता है। क्या होता है? सूचक होता है। आर्थिक विकास का ये सूचक होता है।
अतः जिन संसाधनों का प्रयोग करके हम मशीनों को चलाते हैं, यातायात के साधनों को गति प्रदान करते हैं, कृषि को यांत्रिक बनाते हैं, घरेलू कार्यों में उपयोग करते हैं, उन्हें ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। इसके अभाव में आर्थिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। कहता है कि इसके बिना आर्थिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार से ऊर्जा का महत्व है हमारे जीवन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वन को अनुपम संसाधन क्यों कहा गया है? इसका आंसर है कि वन राष्ट्रीय संपत्ति है। कैसी संपत्ति है? राष्ट्रीय संपत्ति है। एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। वन कैसा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। इससे तापमान में कमी और वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। इससे क्या होता है? धरती पे टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है और साथ में वर्षा में वृद्धि होती है, जिससे जलवायु अनुकूल बनी रहती है। कैसी बनी रहती है? अनुकूल बनी रहती है। वनों से भूमि कटाव कम होता है और नदियों में जल प्रवाह सामान्य बना रहता है। पशु पक्षियों के लिए आवास, चारा और प्राकृतिक वातावरण प्राप्त होता है। किससे? वन से। वन से ईंधन, इमारती लकड़ियों के अतिरिक्त उद्योगों के लिए कच्चा माल की प्राप्ति होती है। वनों से हमें ईंधन कहने का मतलब यहाँ से हमें लकड़ी प्राप्त होते हैं, जिसके माध्यम से लोग खाना पीना बनाते हैं। तो इमारती लकड़ी जैसे कि हम घर में जिस लकड़ी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसके फर्नीचर बनाने के लिए उन लकड़ियों की बात किया जा रहा है। मतलब कच्चा माल की प्राप्ति होती है, यानी कच्चे माल के रूप में भी हमें वहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। वन से हमें फल फूल, कंदमूल और तथा औषधियों की प्राप्ति होती है। जीवन में वनों से अनेक प्रकार के लाभ उठाते हैं। जीवन में क्या करते हैं? वनों से अनेक प्रकार के लाभ उठाते हैं। इसलिए वन को अनुपम संसाधन कहा गया है। क्या कहा गया है? अनुपम संसाधन कहा गया है। और यह सबसे उत्तम संसाधन है। जो कौन सा है? वन संसाधन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के आर्थिक विकास में जल संसाधन का योगदान बताइए। अब हम लोग जल संसाधन को देखते हैं कि भारत के आर्थिक विकास में जल संसाधन का क्या योगदान है। उत्तर है इसका कि भारत के आर्थिक विकास में जल संसाधन का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। घरेलू उपयोग से लेकर उद्योग धंधों तक कृषि कार्य, यातायात, जल विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। इन सभी कार्यों में क्या किया जाता है? जल का प्रयोग किया जाता है। उद्योग धंधों में जैसे लोहा इस्पात में उद्योग में, रसायन उद्योग में, कपड़ा उद्योग में आदि में जल की अधिक आवश्यकता होती है। इन सब में जल का प्रयोग करके ही ये उद्योग चलते हैं। कहता है जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि कार्य में सिंचाई के रूप में किया जाता है। सबसे ज़्यादा जल का उपयोग कहाँ किया जाता है? कृषि में। जो सिंचाई कहने का मतलब खेतों में पानी पटाने के रूप में। बहुत सारे बच्चे इन शब्दों को नहीं समझते रहते हैं, इसलिए हम इस शब्द का जिक्र कर दिए हैं। सिंचाई का मतलब होता है खेतों में पानी जिसमें पटाते हैं, वो पटावन बोलते हैं, उसको हम कहते हैं। कहता है समय पर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई फसल के उत्पादकता को बढ़ाता है। और समय पर ही पानी अगर हम दें खेतों में, तब जाके फसलों में, तब वो उत्पादकता क्या होती है? बढ़ती है। इसके लिए धरातलीय और भूमिगत दोनों सिंचाई का सहारा लिया जाता है। कहता है इसके लिए भूमिगत जल यानी कि जो धरती के नीचे जल है उसे, और साथ में कहता है धरातलीय जल जो नदी पोखर तालाब में होते उस जल का भी प्रयोग किया जाता है, दोनों का। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति की सफलता मूलतः सिंचाई पर ही आधारित है। और ये जो हरित क्रांति हुए इसका जो है सफलता किसके कारण हुआ? मूलतः सिंचाई पर ही आधारित है। सिंचाई के कारण ही हो पाया, सिंचाई की उत्तम व्यवस्था के कारण ही हरित क्रांति वहाँ पे सफल हो पाई। कहता है कि जल का उपयोग आंतरिक जल मार्ग जैसे नदी, नहर, झील के रूप में भी किया जाता है। इस तरह जल एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन है जिसका उपयोग कर हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। इसका उपयोग क्या हो रहा है? हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। इस आधार पर
कहता है इस आधार पे कहा जा सकता है कि भारत के आर्थिक विकास में जल संसाधन का योगदान अधिक योगदान है। क्या है? अधिक योगदान है। और इसी तरह से हम लोग 10 क्वेश्चन को सोल्व किया, यानी 10 टॉपिक को पढ़े। शेयर कर दीजिए और सभी बच्चे पूरे क्वेश्चन को देखा कीजिए। और हमें लगता है कि आप पे नोट करने की भी आवश्यकता है, तो PDF भी प्रोवाइड हम कर देंगे जल्द ही। कहता है कि आप इसे जो है पढ़ें, साथ में समझें और साथ में कुछ कॉपी में नोट करें, जिससे कि और नोट करके ये जरूरी नहीं कि उसी वक्त याद कर ले। आप नोट करते तो उससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, याद अपने आप हो जाता है। तो कॉपी में नोट करने की आवश्यकता है, आप नोट जरूर करें और इस टॉपिक सबको नोट करके इसी सब्जेक्ट का नहीं सभी सब्जेक्टों का नोट जरूर बनाएं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से।